Faculty of Education DEI. We have already discussed what is child abuse and types of child abuse, what are the indicators of child abuse. In this video, we will discuss what is the role of parents, teacher and society for against the child abuse. Role of family physician in child abuse. चाइल्ड अब्यूज़ जिस तरीके से कई तरीके टाइप्स का होता है, उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग कि कौन कौन उनके साथ अब्यूज़ कर सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल पर एक्टिव होना पड़ेगा जिससे हम चाइल्ड अब्यूज़ को रोक सकते हैं। तो बेसिकली यदि हम फिज़िकल चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर्स होंगे जो फिज़िकल चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड होंगे, जिन्हें हमें जज करना होगा। जिस तरीके से मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इनके इंडिकेटर्स अभी तक टीचर जज कर रहा था और उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर उनकी हेल्थ के स्टेटस को बता रहा था और उस हेल्थ के स्टेटस में प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा था। इसी तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ के लिए जो फैमिली फिजिशियन होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेरेंट उन फिजिशियन के पास लेके जाए। और एक्चुअली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन फॉरेन कंट्री में एक ट्रेंड है कि जो फैमिली फिजिशियन होता है उस पर रेगुलरली एक इंटरवल शेड्यूल्ड होता है, उस पर फिज़िकल फिटनेस का चेकअप कराना ही होता है। तो जब पर्टिकुलर फैमिली अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए उस पर्टिकुलर फिजिशियन के पास जाती है तो फिजिशियन ऑटोमेटिकली उसे जज कर लेता है कि क्या क्या उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, तो जिसकी जो इंडिकेटर हैं किसके, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ के। तो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए फिजिशियन को, सस्पेक्ट करना चाहिए यदि कुछ ऐसी इंजरी होती है जो चाइल्ड अब्यूज़ का इंडिकेटर होती है तो सस्पेक्शन उसका ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि ये चाइल्ड अब्यूज़ पेरेंट दे रहे हैं तो वो किसी को नहीं बताएंगे, अभी भी सस्पेक्शन ज़रूरी है। और यदि कहीं और की वजह से, किसी और पर्सन की वजह से ये चाइल्ड अब्यूज़ उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ हो रहा है तो पर्टिकुलर उस सस्पेक्शन के साथ उसके पेरेंट्स को अवेयर करना ज़रूरी है कि इस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, या उस पर्टिकुलर बच्चे में भी एनर्जी या डायरेक्शन बिल्डअप कर सकता है फिजिशियन। तो सस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, कितनी कितनी सिम्टम आ रहे हैं, किस टाइप का चाइल्ड अब्यूज़, उस फिज़िकल चाइल्ड अब्यूज़ या और कोई सा भी चाइल्ड अब्यूज़। क्योंकि एक फिजिशियन केवल फिजिकली फिटनेस को ही नहीं देख रहा, वो मेंटली इमोशनल फिटनेस को भी देख रहा है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से आ जाते हैं और उसका इम्पैक्ट बॉडी की फिटनेस पे, बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक फिजिशियन जज कर सकता है। अब क्या है, पर्सपेक्टिव्स देख सकता है कि क्या क्या होंगे उसके उस पर्टिकुलर। और कुछ लेवल पर भी ये चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड असेसमेंट वर्क करता है। क्या है, माइक्रो सिस्टम, यानी कि वो पर्टिकुलर बच्चा जिसके साथ किसी भी टाइप का चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है वो खुद जज करे कि मेरे साथ क्या हुआ और ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इसमें के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए एक चीज़ होती है जो मैं पर्टिकुलर साथ ही साथ में थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि टीचर को और पेरेंट्स को बच्चों को हर सिचुएशन में गाइड करने की ज़रूरत है कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना है, या एटलीस्ट मम्मा पापा को बताना तो है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाइल्ड इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि वो उस पर्टिकुलर अब्यूज़ वाली सिचुएशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को खुद इंटरनली अपनी स्ट्रॉन्गनेस, इंटरनल पोटेंशियलिटी उसको खुद डेवलप करनी होगी, तभी वो आगे जाके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर पाएगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कॉप अप कर पाएगा, बाहर निकल पाएगा। मैसो सिस्टम है, यानी कि जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, पास में है,
और वो लोग उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको बाहर आना है, क्या करना है। अब ये मेसो सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? स्कूल आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में बच्चा बहुत समय देता है, उसका पीयर ग्रुप आ जाएगा, उसके दोस्त आ जाएंगे, नेबरहुड आ जाएगा। नेबरहुड इसलिए लिया है क्योंकि बच्चा नॉर्मली जो चाइल्ड होते हैं वो नॉर्मली अपने नेबर्स के साथ खेलते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए नेबर्स। फैमिली, रिलेटिव्स, कोई पर्टिकुलर रिलेटिव है जो आपके फैमिली में आ रहा है जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हो। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और चर्चेस, जिस जिस भी रिलीजन के हो, तो आप जिस रिलीजन के अकॉर्डिंग जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे। एक्चुअली इन सब जगह पे क्या होता है, इस सब जगह पे हमें शांति मिलती है, पीस मिलती है। वो पीस जो हमें स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुई थी, और वो स्ट्रेस किस वजह से डेवलप हुआ था? वो चाइल्ड अब्यूज़ में की सिचुएशन में अब्यूज़ की वजह से हुआ था, उसके साथ बच्चे के साथ शोषण किया गया था। किस टाइप का किया गया था ये डिपेंड करता है किसने और किस टाइप का किया, तो वो उस चीज़ की शांति भी हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो मेसो सिस्टम के द्वारा हम बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ की सिचुएशन से बाहर लेकर आ सकते हैं, फैमिली के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, इन स्कूल, उसके पीयर ग्रुप, नेबरहुड, डॉक्टर्स के द्वारा, है ना, डे केयर सेंटर्स में, और प्लेइंग एरियाज़ में, खेलने के, बच्चे खेल के बहुत रिलैक्स फील करता है ना। आप भी देखिए, आप जब स्ट्रेस में होते हैं आप कुछ खेल लें जो आपको अच्छा लगता है। मोबाइल पे गेम खेलने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव रेस आती है, और वो हमें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है कि हम रिलैक्स हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उस आउटर एरिया में, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कुछ देर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे हार्म पहुंचाता है। तो मैं कभी वीडियो गेम की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ। प्लेइंग एरिया का मतलब कि जहाँ जिस सिचुएशन में हमें खुशी मिलती है, हम कुछ खुश होके एक्टिव फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी हॉबीज़ भी आ सकती है, लेकिन वो हॉबीज़ एक्चुअली माइक्रो सिस्टम में जाएंगी, मेसो सिस्टम में नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ मेसो सिस्टम में कोई ना कोई सोशल सोसाइटी होगी जिससे मैं कनेक्टेड हो रही होंगी, लेकिन यहाँ मेसो सिस्टम है, कनेक्शन है, तो प्ले एरिया है। और यदि मैं अपने आप में किसी चीज़ में खुश होती हूँ तो वो माइक्रो सिस्टम में चला जाए। एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम में क्या है? फ्रेंड्स ऑफ फैमिली। मतलब यहाँ क्या हुआ, ये मेसो सिस्टम में वो लोग कनेक्टेड आएंगे जो लोग मुझसे क्लोजली रिलेटेड है, जहाँ मैं रेगुलरली जाती हूँ, रेगुलर कांटेक्ट में आती हूँ। तो वो यदि मैं किसी भी बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ की सिचुएशन में कुछ उसको अवेयर करवाएं, उसकी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक्टिव हो, तो वो लोग मेसो सिस्टम में आएंगे। एक्सो सिस्टम थोड़ा सा और वाइडर एरिया हो गया, जहाँ डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई, तो यानी कि फैमिली मैसो है, और फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो एक्सो सिस्टम में चले जाएंगे। वर्क प्लेस, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, वर्क प्लेस से चाइल्ड अब्यूज़, एक्चुअली वर्क प्लेस यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ में इस तरीके से रिलेट होगी कि बच्चा तो छोटा है ना, हाँ, लेकिन यदि लेबर, चाइल्ड लेबर की जा रही है उसके साथ, तो वहाँ वर्क प्लेस हो जाएगा। लेकिन वर्क प्लेस अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से उस पर्टिकुलर बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। उसके पेरेंट्स का वर्क प्लेस है ना, तो वो किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट करता है। इसी तरीके से मास मीडिया भी बहुत तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। कम्युनिटी हेल्थ, इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो कोरोना फैला हुआ है, तो कम्युनिटी हेल्थ बहुत हमें स्ट्रेस, हमारी हेल्थ पर, हमारी इमोशनल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा, फिजिकल हेल्थ पे तो बाद में इफेक्ट डालेगी जब कोरोना हो जाएगा, लेकिन हाँ, मेंटली हम लोग और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को डर लगा रहता है कि कब किसी को कोरोना ना हो जाए, कभी हमारे किसी रिलेटिव को ना हो जाए। और यदि हम एसिम्टोमेटिक हैं तो चलो हमें आइसोलेट रहना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, लेकिन यदि हम सिम्टोमेटिक हो गए तो किस लेवल का हमारा कोरोना होगा। तो ये कम्युनिटी जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, और उसी की स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यदि हम देखिए, अब क्या हुआ, कई सारी वर्क प्लेसेस पे, कई सारे ऑफिसेस में, और टीचिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा, ये टीचिंग लाइन चली ही इसी वजह से रही है इस टाइम कोरोना सिचुएशन में,
कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगे। अभी यदि ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ये सिचुएशन नहीं होती, तो हम ज़ीरो सेशन तो नहीं करते। तो उसके लिए कितनी स्ट्रेस होती कि टीचर क्या करता, कैसे जाता, कैसे बच्चे आते, कोरोना हो जाता। तो वो, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन निकाल लिया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो कम्युनिटी ने क्या किया, कम्युनिटी ने जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बिगड़ रही थी या बिगड़ने वाली थी, उसको काफ़ी हद तक रोक लिया। और उसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ भी अभी तक ठीक है, और उसकी वजह से सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए जो लोगों की टेंडेंसी है, थिंकिंग है, वो भी पॉजिटिव हो गई। तो एक डिसीज़न ने कितनी हेल्थ पे, मतलब हमारी एक तरीके से देखा जाए सारी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। अब स्पिरिचुअलिटी की यदि हम बात लेते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा तो नहीं है कि टेम्पल्स में जाने के बाद ही हमें स्पिरिचुअलिटी या उस ईश्वर का ज्ञान होगा, नहीं। सुप्रीम बीइंग तो आपके अंदर है। आप जब उसको पॉजिटिवली सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एक्टिव हो जाएगा और वर्क करेगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। यदि कम्युनिटी हेल्थ और वेलफेयर सर्विसेज एक्टिव हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के साथ जो भी चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। स्कूल बोर्ड्स रोक सकते हैं। अब स्कूल बोर्ड क्या कर सकते हैं, हम जैसे कई बार सिलेबस अपडेट होता है, तो वो एक्चुअली अपडेट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि कई सारा कोर्स ऐसा है जो यूज़लेस है और बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर डालता है। तो वो प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या होता है, स्कूल बोर्ड्स डिसीजन लेते हैं, करिकुलम को, सिलेबस को रेगुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं सिचुएशन और सिनेरियो के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से लीगल सर्विसेज, यदि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें लीगल सर्विसेज जो हमारी बनाई हुई हैं, उन्हें वो किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा रिलैक्स्ड हो सकता है, और जो चाइल्ड अब्यूज़ है, दे रहा है, गिवर है, चाइल्ड अब्यूज़र है, वो डर सकता है और चाइल्ड अब्यूज़ करने से पहले कई बार सोच सकता है। तो इसलिए लीगल सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैक्रो सिस्टम एक्टिव है। रोल ऑफ एजुकेटर्स, एजुकेटर्स के क्या दो रोल हैं, रिकग्नाइजिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड निगलेक्ट। यानी सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, देखिए जितनी भी मैंने हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं उनमें आपने देखा होगा, मैंने वहाँ बताया कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, जितनी भी हेल्थ है, यदि इन पर्टिकुलर हेल्थ के स्टेटस को टीचर उनके पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के थ्रू रिकग्नाइज करता रहेगा, तो उनके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखा जा सकता है ना। मैं एज अ टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को, उनके मेंटल स्टेटस को देख सकूंगी, उनके इंडिकेटर्स को पहचान सकूंगी, तभी तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट या एक्टिविटी कंडक्ट करवाऊंगी क्लास में। इसी तरीके से यदि किसी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मुझको पर्टिकुलर इंडिकेटर के थ्रू जज करना होगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये रिकग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, यदि मैंने रिकग्नाइज़ कर दिया है, तो बच्चे को ये फील नहीं होने देना कि मैं रिकग्नाइज़ कर चुकी हूँ, क्यों, कभी कभी उससे वो फिर डर जाता है। चाइल्ड अब्यूज़ एक्चुअली चाइल्ड के साथ होने वाला शोषण है, तो उसको समझ में नहीं आता, वो जज नहीं कर पाता कि कौन उसके लिए सही है और कौन गलत है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ में हमने स्टार्टिंग में अभी किया था मीनिंग में कि कौन देने वाला है चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ देता है पेरेंट या केयर गिवर। तो इतने पास का बंदा, पर्सन, यदि उसके साथ ऐसा कुछ करता है, तो उसे वो वैसे ही डरा हुआ होता है। तो टीचर्स के साथ भी वो इस टाइप की टेंडेंसी बना ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए टीचर को भी बहुत ज़्यादा सिंसियर होके और शांति के साथ काम करना होगा। फिर क्या है, आइडेंटिफाई रीजंस वाई एजुकेटर आर कंसर्न। यानी कि यहाँ क्या करना है, सबसे पहले रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज करने के बाद उसके रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों क्लास में इंटरेक्ट नहीं हो रहा, क्यों उसके गाल पे कोई इंजरी हुई हुई है, क्यों वो डर रहा है, क्यों वो
उसकी बॉडी पूरी काँपती है, तो साथ में पहले इंडिकेटर्स के साथ रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उसके रिएक्शन को देखना है। और टीचर एजुकेटर या टी एजुकेटर या रिकॉग्नाइज़र या टीचर को कभी भी ये शो नहीं करना कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज़, उसके बाद रिपोर्ट करनी है, एक एक स्टेप लिखनी है। जैसे एक तरीके से केस स्टडी हम करते हैं उसी फॉर्मेट में बनाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाई चांस कभी कभी एनालाइज करने में हम कोई चीज़ मिस करते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट आफ्टर द रिपोर्ट, अब उसको क्या करना है एजुकेटर को, अब एजुकेटर को जब वो रिपोर्टिंग कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि किस वजह से बच्चे के साथ ये पर्टिकुलर इंडिकेटर्स शो हो रहे थे, तो वो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के बेसिस पर उसके चाइल्ड अब्यूज़ को जज करने के बाद उसको क्या करेगा, बच्चे को सपोर्ट देगा। ठीक है। प्रिवेंटिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड निग्लेक्ट, अब क्या करेगा, अब उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा उन पर्टिकुलर चाइल्ड अब्यूज़ से, और बच्चे में इतनी पावर, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी डेवलप करेगा कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिनकी वजह से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, शोषण हुआ, अब्यूज़ हुआ, वो उस बच्चा उन चीज़ों को निगलेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि देखो, प्रिकॉशंस लेना अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को अब हमें अवेयर करना है, प्रिकॉशंस बतानी है, और इवन उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सजेस्ट करना है। लेकिन यदि मैं उस बच्चे से कहूँ कि उसी चीज़ को सोचते रहो तो क्या होगा, वो एब्यूज़ तो एक बार हुआ था, पर्टिकुलर थर्ड पर्सन ने जो किया था, लेकिन अब वो डेली इंटरनली अब्यूज्ड होता रहेगा, तो इसलिए निगलेक्शन करना बहुत ज़्यादा। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर क्या होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उससे वो बच्चा उस पर्टिकुलर चाइल्ड अब्यूज़ की सिचुएशन से बाहर आ सकता है, खुश रह सकता है। फ्रेंडली बिहेवियर, इन दोनों को ही उस बच्चे के साथ अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा ताकि वो रिलैक्स्ड हो, उसकी स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो। नो सिबलिंग डिस्क्रिमिनेशन, अपने भाई बहनों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा अब्यूज़ के टाइम पर और ज़्यादा उस बच्चे के अब्यूज़ को बढ़ाने वाली चीज़ हो जाती है और वो स्ट्रेस में आ सकता है। प्रोवाइडिंग एज अकॉर्डिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट, एज के अकॉर्डिंग हमें फैसिलिटीज़ और सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी उस पर्टिकुलर बच्चे को, जिससे कि वो स्ट्रेस से उसकी कम हो जाए और वो इजीली जो एनवायरनमेंट, जिस सिचुएशन में हमने रखा हुआ है जहाँ हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को कैसा फील करे, हेल्दी एनवायरनमेंट फील करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करे। रोल मॉडल, पेरेंट्स और टीचर को खुद रोल मॉडल बन रहा होगा उनके सामने, ताकि वो बच्चा उनको देखकर एक्टिव फॉर्म में काम कर सके। कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या मैंने क्या किया था, तो वो रोल मॉडल बन जाएंगे। एस्पिरेशन लेवल डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये पेरेंट्स के लिए मेनली है कि पेरेंट्स कई बार अपनी पेरेंटल एस्पिरेशन इतनी हाई लेवल की रखते हैं जो कि बच्चों की कैपेबिलिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंटल एस्पिरेशन का लेवल बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग रखें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में एबिलिटी और पोटेंशियलिटी सेम हो और वो सेम ऊंचाई पर सेम फॉर्मेट में काम कर सके। इवन ट्विंस में भी डिफरेंस होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मोटिवेट फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट, गाइडेंस एंड डायरेक्शन, टीचर को मोटिवेट करना होगा, पेरेंट को मोटिवेट करना होगा, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट देना होगा उस पर्टिकुलर बच्चे को कि किस तरीके से आप अपनी इस सिचुएशन से कोप अप कर सको। और एक चीज़ और करनी होगी, उसको डायरेक्शन देना होगा बच्चे को कि आप किस दिशा में जाओ। ऐसा नहीं कि किसी ने चाइल्ड अब्यूज़ कर दिया और आप चुप होके उसे छोड़ दो, नहीं,
उससे लड़ो ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन दोबारा से तुम्हारे साथ या किसी और बच्चे के साथ इस टाइप की एक्टिविटी से करने से डरे, रुक जाए। तो डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन इस बात में भी देना ज़रूरी है और इस बात में भी देना ज़रूरी है कि बच्चे को आगे क्या करना है। अब उस सिचुएशन एक्ट जिसने उसके साथ शोषण किया उसको छोड़कर नेक्स्ट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में किस तरीके से बढ़े, इसकी गाइडेंस भी देनी होगी। यूज क्लूज, एकेडमिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फैमिली क्लूज। उसको कुछ क्लू देने होंगे किस तरीके से आप अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाल कर उस सिचुएशन में ला सकते हो जो आपके लिए अच्छी हो, जो एकेडमिक फॉर्म में आपके लिए अच्छी हो, जो इमोशनली आपके लिए अच्छी हो, जो आपकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव बना सके और जो आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके, बढ़ा सके, उसके स्टेटस को, उसके लेवल को हाई कर सके। इस तरीके से समझ में आया कि मैसो लेवल, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, एक्सो लेवल, इन सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पर्सन को, उस पर्टिकुलर बच्चे को जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, उससे बचने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होने के साथ उसको गाइडेंस देनी होगी, मोटिवेशन देना होगा, डायरेक्शन देनी होगी ताकि वो कोप अप करते हुए आगे बढ़ सके। और साथ में एक डायरेक्शन और देने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए, आपको खुद भी और उस बच्चे को भी, कि जिसने जो चाइल्ड अब्यूज़र है उस अब्यूज़र को उस पर्टिकुलर एक्ट की सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, पनिशमेंट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बिना पनिशमेंट दिए वो पर्सन, वो अब्यूज़र दोबारा से ऐसे एक्ट करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, उसको उसके अंदर का जो डर है वो ख़त्म होगा। तो ये डर पैदा करने के लिए, दूसरे अब्यूज़र के अंदर ये डर पैदा करने के लिए बच्चे को और बच्चे के फैमिली मेम्बर्स को और साथ वालों को ये गाइड करना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से इससे उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिश कर सकते हैं, क्योंकि पनिश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन पनिश करने के लिए एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करूँगी, आप अपने बेसिस पे पनिश नहीं करिए, आप लीगली कुछ एक्ट कर सकते हैं, उस पर लीगल एक्शन लीजिएगा जिससे कि आप भी सेफ। ओके, थैंक यू।